कहानी की शुरुआत होती है दूर दराज तक फैले रेगिस्तान से। उस रेगिस्तान में हम दो सोल्जर्स माइक और टॉमी को देखते हैं। दरअसल उनको एक मिशन मिलता है जिसमें उन्होंने वेपन स्मगलिंग करने वाले स्मगलर को शूट करना था और कुछ देर बाद वहाँ पर अचानक हरकत होने लगती है। वो देखते हैं कि कुछ गाड़ियां धूल उड़ाते हुए वहाँ पर रुकती हैं और उसमें से वही स्मगलर बाहर निकलता है और माइक बस ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक उनके सामने एक लड़का आ जाता है। माइक उस लड़के का वहाँ से काफी देर हटने का इंतजार करता है, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक आदमी माइक की गन का साया देख लेता है और उसके दिल में शक बैठ जाता है कि कोई उनको टारगेट कर रहा है। वो उन पर बगैर सोचे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। और भाग दौड़ के उस शोर में वो स्मगलर मौका देखते ही वहाँ से फरार हो जाता है। और अब माइक और टॉमी की जिंदगी भी दांव पर लगी थी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए एक पहाड़ का सहारा लेकर छुप जाते हैं। और वो ये भी समझ चुके थे कि जहाँ पर रहना भी सेफ नहीं है। अगर कुछ देर और रुके तो उन स्मगलर का शिकार हो सकते हैं। और उसी वक्त उन स्मगलर्स को वहाँ पर कुछ सरसराहट महसूस होती है और वो डर के मारे वहाँ से जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि वो खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। लेकिन इस बार तो तूफान उनकी जान बचाने का जरिया बनता है और वो लोग अपनी मदद के लिए आर्मी को बुलाते हैं। लेकिन आर्मी वहाँ नहीं पहुँच सकती क्योंकि उस वक्त इलाके में एक बहुत खतरनाक तूफान चल रहा था। माइक और टॉमी खुद ही आगे बढ़ने का रास्ता अपनाते हैं और वो अपनी ही मदद पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो जगह अभी मुकम्मल तौर पर खतरनाक नहीं थी। और उसी दौरान एक बोर्ड उड़ता हुआ माइक के कदमों में आ गिरता है जिस पे डेंजरस लिखा होता है। और माइक कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, शायद जहाँ पर हर जगह माइन बिछे हैं। लेकिन टॉमी कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, जहाँ से कुछ दूर एक गाँव है, हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर हम इस तपते रेगिस्तान में रहे तो हमने वैसे भी जान की बाजी हार जानी है, क्योंकि जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है और हमारे पास पानी भी खत्म होने वाला है। और आखिरकार माइक उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चलने लगता है। और वो कुछ आगे जाते ही हैं कि अचानक माइक का पैर, और देखते ही देखते उसकी दोनों टांगे उस माइन बॉम्ब से कट जाती हैं। टॉमी चीखकर माइक को अपने पास बुलाता है, लेकिन माइक के पहुंचने से पहले ही माइक भी बदकिस्मती से अपना एक पाँव माइनिंग बॉम्ब पर रख लेता है। और अब वो दोनों माइंस के बीच खड़े थे, जहां पर हिलना भी मौत है, रुकना भी मौत है। ये अगला लम्हा उनके लिए क्या लाएगा कोई नहीं जानता। और माइक टॉमी को हिम्मत देता है कि घबराओ मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ। टॉमी अपनी टांगे तो गवा चुका था, लेकिन उस लम्हे माइक की आखिरी उम्मीद वही था। और वो दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने आप को एक पेन किलर लगाता है कि शायद वो माइक के लिए अभी भी कुछ कर सकता है। और माइक बेबसी के आलम में चिल्लाकर कहता है कि आर्मी से कांटेक्ट करो। लेकिन टॉमी के दर्द ने उसको उस हद तक तोड़ दिया था कि वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ उनसे राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो नाकाम होता है। और माइक ने जैसे ही वहाँ से पाँव हटाने की कोशिश की, उससे पहले कि माइक भी मर जाए, जान निकलती हुई हालत में टॉमी कहता है कि माइक कुछ भी हो जाए, तुम्हें जहाँ से जिंदा निकलना है, मैं नहीं चाहता कि मेरी तकलीफ तुम्हें भी ले डूबे। टॉमी दर्द के मारे खुद को शूट कर देता है और माइक वहाँ पर टूटकर रोने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता सोचने की कोशिश करता है। और उसी दौरान वो अपने शूलेस की मदद से टॉमी के बैग को अपने पास खींचता है और वो उस बैग में रेडियो को चेक करता है, लेकिन उसके रेडियो की बैटरी तो बिल्कुल डेड हो चुकी है। और वो एक दूसरी बैटरी को देखता है, लेकिन वो तो टॉमी के पास है। और वो सोलर सिस्टम से उस बैटरी को चार्ज करता है कि शायद उसका राब्ता आर्मी से हो जाए। आखिरकार उसका राब्ता आर्मी से हो जाता है और वो अपनी सारी हकीकत उनको बताता है। वो माइक से कहते हैं कि हम अभी तुम्हारी मदद नहीं भेज सकते, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, लेकिन जमीन के रास्ते हम तुम्हारी मदद जरूर भेज सकते हैं। लेकिन ये मदद तुम तक 52 घंटे में पहुँचेगी और 52 घंटों में मौत के सर पर पाँव रख के सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। और माइक को ये एहसास हो चुका था कि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए वो अपनी वॉच को 52 घंटे पर सेट कर देता है। और माइक को एक बार फिर से एक खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है। उस तूफान से बचने के लिए वो मुंह पर कपड़ा लपेट लेता है और वो अपनी बंदूक का सहारा लेने के लिए उस बंदूक को रेत में घुसा देता है। और उसी बंदूक की मदद से वो बहुत ही मुश्किल से उस तूफान का मुकाबला करता है। और माइक का सब्र और हिम्मत एक बार उसको फिर से बचा लेता है। और तेज तूफान की वजह से टॉमी की लाश भी माइक के बहुत करीब आ चुकी थी। उसको रेडियो की बैटरी मिलती है और ये तो उसके लिए अच्छी खबर थी, लेकिन साथ में बुरी खबर ये थी कि उसका अपना बैग तूफान की वजह से काफी दूर उड़ जाता है और वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था।
और इसलिए वो अपनी मदद के लिए हवा में फायर करता है और वो उस वीरानी से तंग आकर खुद को शूट करने ही वाला था कि अचानक उसको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो वहाँ पर एक आदमी को देखता है, लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। माइक उसको अपने पास बुलाता है, लेकिन वो माइक को ही कहता है कि तुम इधर आ जाओ, वहाँ पर क्यों खड़े हो। माइक कहता है मैंने एक माइन पर कदम रखा है, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता। वो आदमी माइक के पास आता है। माइक कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? मगर वो कुछ जवाब नहीं देता और माइक फिर कहता है कम से कम वो रेडियो ही ला दो, वहाँ पड़ा है। लेकिन वो आदमी गरीब अजीब हरकतें करते हुए वहाँ से चला जाता है उसकी हेल्प किए बिना। और माइक को जीने की फिर से एक आस दिखाई देती है। एक मासूम सी लड़की उसी आदमी की तरह अजीबोगरीब चलते हुए उसके पास आ रही थी। वो माइक के पास आते ही उसको पानी देती है और माइक प्यास बुझाते ही अपने अंदर कुछ हिम्मत महसूस करता है और माइक उस लड़की से कहता है कि मुझे वो रेडियो ला दो। लेकिन वो भी कुछ कहे बगैर बिल्कुल उस आदमी की तरह वहाँ से चली जाती है और अभी भी आर्मी को उस तक पहुँचने में 36 घंटे लगने हैं। ये 52 घंटे उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते अगर वो यहाँ से जिंदा गया तो। और जैसे ही शाम होती है वो अपने कान में हैंड फ्री लगाता है और अपनी पुरानी यादों की झलक देखकर उसके दिल में हल्की सी धड़कन और एक उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि उसकी वाइफ उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो लोग उसके मिशन के बाद उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। और रात होते ही उसको बहुत नींद आ रही थी, मगर वो सो नहीं सकता था, पाँव हटने का खौफ था। आखिरकार अपने पास आग जलाकर वो जागता रहता है। कुछ देर बाद जैसे ही आग बुझ जाती है वो नींद से बिल्कुल निढाल हो जाता है और रात के अंधेरे में उसको कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। और जैसे ही वो टॉर्च ऑन करके देखता है तो एक जंगली कुत्तों का झुंड उसकी तरफ हमला करने वाला था और माइक एक कुत्ते पर फायर करता है जो एक माइन पर गिर जाता है और शदीद धमाके के बाद बाकी कुत्ते खौफ के मारे भाग जाते हैं। अगली सुबह वही आदमी माइक के पास दोबारा आता है और कहता है कमाल है, अभी तक तुमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। माइक जवाब देता है कि तुम जो टेढ़े मेढ़े चल रहे हो मुझे मालूम है, तुम्हें पता है कहाँ कहाँ पर माइन लगे हैं। वो आदमी बोलता है मुझे इस बारे में नहीं मालूम, हाँ लेकिन इस तरह चलने से जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं। और माइक फिर से उससे एक बार रेडियो मांगता है। इस बार वो आदमी बगैर कुछ कहे माइक को रेडियो ला देता है। शायद वो उसकी जान बचाने की मदद ना करता, इसलिए माइक ने उससे सिर्फ रेडियो मांगा और वो माइक को रेडियो देकर वहाँ से चला जाता है। और अब माइक उस खौफनाक रेगिस्तान में बहुत थक चुका था, क्योंकि उसको वहाँ पर काफी टाइम हो चुका था और रात होने के बाद भी उसको सिर्फ टॉमी ही दिखाई दे रहा था, जो उसको बोलता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, इसलिए तुमको इनकी सजा मिलनी चाहिए। और उसी दौरान माइक को एहसास होता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत लड़ता था। और मौत के करीब आते ही उसको ये एहसास होता है कि अगर जहाँ से जिंदा बच गया तो वो उससे माफी मांग लेगा। और रात भर कुत्तों का झुंड उस पर हमला करता रहा और वो भी बहुत से कुत्तों को मार देता है। और सुबह होते ही उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उसकी मदद आने में अभी भी 7 घंटे बाकी थे। और फिर से उसको आर्मी की कॉल आती है और वो उसको बताते हैं कि तुम तक पहुँचने में हमें अभी भी 10 घंटे लग सकते हैं, मतलब कि जिंदा रहने के चांस तकरीबन खत्म हो चुके हैं। उसकी हालत पहले ही बिगड़ चुकी थी और अब वो मजीद 17 घंटे और इंतजार नहीं कर सकता। इतनी तकलीफ सहने के बाद वो माइक को फिर से सब्र करने का कहते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो कहता है कि मैं अपना पाँव हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह सकता। और माइक माइन बॉम्ब से पैर हटाने ही वाला था कि वो आर्मी ऑफिसर माइक की बात उसकी वाइफ से करा देता है और उसकी आवाज सुनते ही माइक बहुत इमोशनल हो जाता है और वो नम आंखों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी वाइफ से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और माइक को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, वो वहाँ पर गिरने ही वाला था कि गाँव का वही आदमी पहुंचकर उसको संभाल लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी एक माइन पर पाँव रख बैठा था, जिसके कारण मैंने अपना एक पाँव गवा दिया है। मेरा ये पाँव लकड़ी का है, जहाँ भी तुम चले हो सब खाली डब्बे हैं, बल्कि माइन नहीं। लेकिन माइन अब समझने की हालत में नहीं था और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। माइक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको बचपन की बहुत सी यादें घेर लेती हैं और उसे अपने सामने उसका फादर दिखाई देता है और वो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसका डैड उसके पास आते ही उसको गले लगा लेता है। और माइक को फील होता है कि उसने सारी जिंदगी जिनसे नफरत की और उनसे दूर रहा, वो सब दरअसल उससे बहुत प्यार करते थे। और उसी दौरान आर्मी उसकी मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन वो माइक को वहां पर देख भी नहीं पाते और माइक
माइक भी इशारों के जरिए उनको अपनी तरफ बुलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन माइक की किस्मत तो बिल्कुल जल चुकी है। लेकिन वो माइक के पास से होकर ही चले जाते हैं। वो जितना खौफनाक मंजर था, वो उतनी थकन के बाद बहुत ही हिम्मत करता है और अपना कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन कदम आगे बढ़ाते ही वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बॉम्ब तो फटा ही नहीं। और वो उस जगह से बॉम्ब को खोल कर देखता है, लेकिन वो तो एक टीन का डब्बा था। और जैसे ही वो उस टीन के डब्बे को खोल कर देखता है, उसमें एक आर्मी सोल्जर का खिलौना होता है। और ये सब देखकर उसको बहुत ज्यादा हंसी आती है। इंसान अपनी एक छोटी सी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता है। और वहीं पर वो एक फायर गन चलाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके सोल्जर उस तक पहुंच जाते हैं। और वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। और वो वापस आकर अपनी वाइफ से माफी मांगता है और उसको दोबारा प्रपोज करता है। और इसी लम्हे उसको एहसास होता है कि ये जिंदगी कितनी कीमती है। लड़ाई या नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। हर लम्हा अच्छाई, मोहब्बत और साफ दिल लोगों के लिए जीना चाहिए।